जो आज हम मीटर सेतु के बारे में पढ़ते हैं, जिसे स्लाइड वायर ब्रिज भी कहा जाता है। मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज। ओके, यह टोटली व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। क्लियर? जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध और या फिर हम उस चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? अब इसमें मीटर वर्ड क्यों आता है? मीटर वर्ड इसलिए आता है क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबे तार का उपयोग किया जाता है। इस वजह से इसका नामकरण जो है मीटर सेतु है। और सेतु इसलिए है क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु की तरह कार्य करता है। पूरी संरचना जो है वह व्हीटस्टोन सेतु की तरह ही है, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है ना। चलिए हम दोनों व्हीटस्टोन सेतु और मीटर ब्रिज दोनों की तुलना करके मैं यहाँ पर बताती हूँ। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पर इधर व्हीटस्टोन सेतु है ये, और यहाँ पर मीटर सेतु है। क्लियर? मीटर सेतु में मैंने कहा अभी कि 1 मीटर लंबे तार का उपयोग किया जाता है। यह मैग्नीन या कंस्टेंटेन मिश्र धातु का बना हुआ रहता है। पिछले की क्लासेस में मैंने बताया था कि मैग्नीन या कंस्टेंटेन मिश्र धातु का उपयोग जनरली चालक तार के रूप में यहाँ पर किया जाता है। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोध कम और इसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता यह अधिक होती है। इस वजह से इसका उपयोग किया जाता है। ये आप देखिएगा यहाँ पर यह AC है, यही है, ये देख लीजिए। यह मैग्नीन या कंस्टेंटेन धातु का बना हुआ 1 मीटर लंबा तार है। अब 1 मीटर कैसा है ये मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर देखिए 1 मीटर स्केल लगा हुआ है, यहाँ पर 1 मीटर पैमाने का। ओके, तो यहाँ पर ये पूरे आप देख रहे हैं 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक का डिनोट कर रहा है। तो इस प्रकार अब हम फिलहाल पहले मैं इसके बारे में बता देते, फिर कंपेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो है ये 1 मीटर लंबा तार लकड़ी का एक तख्ता होता है, उसी में उसकी लंबाई के समानांतर लगा हुआ रहता है। ये लकड़ी का तख्ता रहता है, उसी के ऊपर में समानांतर लंबाई पर लगा हुआ रहता है। और इसके इस तार के दोनों सिरे पर ये दिख रहा है आपको, ये एल आकार का दोनों सिरों पर, इस तार का पहला सिरा AC पर ये एल आकार का, इधर ये एल आकार का, यह जो है तांबे की 2 मोटी पट्टियाँ होती है, AM के रूप में और यह CY के रूप में। ओके, इनका प्रतिरोध नगण्य होता है। क्लियर? इन तांबे की तार के जो पट्टियाँ हैं उनका प्रतिरोध नगण्य होता है। और तार इस मैंने बताया था यहाँ पर ये 1 मीटर पैमाना लगा है। तार की दोनों पट्टियों के बीच में एक तीसरी पट्टी होती है। यह मोटी पट्टी भी कह सकते हैं। यह NX के रूप में है यहाँ पर, और पहला AM, दूसरा CY, तीसरा NX, 3 तांबे की पट्टियाँ हो गई। अब यहाँ पर देखिए M और N के बीच में यहाँ पर MN ये वाला हिस्सा जो है वो गैप दिख रहा है। इधर XY के बीच में ये वाला हिस्सा गैप दिख रहा है। तो MN के बीच में जो गैप हिस्सा है यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बॉक्स को लगा देते हैं। क्लियर? और यहाँ पर ये जो इधर XY दिख रहा है, यहाँ पर S अज्ञात प्रतिरोध को लगा देते हैं। यह जो है ज्ञात प्रतिरोध होता है और यह अज्ञात प्रतिरोध होता है। ओके, और यहाँ आप देख रहे होंगे ए वाला जगह ये, C यहाँ, M, N, D, X, Y, ये सारे जो हैं यहाँ पर इस उपकरण में ये इन सब पॉइंट्स पर संयोजक पेंच लगे हुए होते हैं। क्लियर? देख लीजिए आप डायग्राम को अच्छे से।
अब ए और सी के दोनों सिरों के बीच में यहाँ पर सेल लगाया जाता है, सेल या बैटरी कुंजी लगाया जाता है। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर ये जो बिंदु डी दिख रहा है, यहाँ से एक चालक तार के जरिए से यहाँ पर धारामापी कनेक्ट की जाती है और धारामापी से के ही एक माने धारामापी का एक सिरा डी से कनेक्टेड है और धारामापी का दूसरा सिरा यहाँ चालक तार के पॉइंट किसी भी पॉइंट पर वह कनेक्टेड है, लेकिन वहाँ पर जॉकी लगा हुआ रहता है। ठीक है, जॉकी को स्पर्श कुंजी कहा जाता है, जिसको जे से दर्शाया जाता है। क्लियर। तो इस तरह से परिपथ यहाँ पर बनता है। एक बार और क्लियर कर देती हूँ मैं, एसी के बीच में सेल और कुंजी लगाया जाता है। क्लियर। सेल या बैटरी से लगा इसलिए यह सेल कुंजी हो गया। ओके, और यहाँ पर डी से हम एक धारामापी लगाते हैं, धारामापी का दूसरा सिरे पर हम जॉकी लगा देते हैं, स्पर्श कुंजी लगा देते हैं। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है, और इस जे का काम क्या होता है, इस ए से सी की तरफ माने बाईं ओर से बाईं ओर या दाईं ओर चलाकर यहाँ पर संतुलन की स्थिति लेकर आई जाती है। संतुलन की स्थिति यानी यहाँ पर जी में कोई भी विक्षेप ना हो। मैंने कहा ना कि यह टोटली व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। तो यानी धारामापी में यहाँ पर विक्षेप क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। यही संतुलन की स्थिति कहलाती है। ओके, और जिस पॉइंट पर यहाँ पर माने जॉकी को हम इधर से इधर चलाएं या इधर से इधर चलाएं, तो यहाँ पर दाएं या बाएं जहाँ पर भी हमको कंडीशन, जनरली यहाँ से इधर उच्च विभव से निम्न विभव को चलाते, क्योंकि ए का कनेक्शन किससे है, बैटरी के धन सिरे से, और सी का कनेक्शन कहाँ से है, बैटरी के ऋण सिरे से। तो नॉर्मली तो यहाँ पर ए का विभव अधिक होगा सी के विभव के से, तो हम उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इस तरह से हम ऐसे चलाते जाते हैं। तो जिस पॉइंट पर हमको यहाँ जी में धारामापी में संतुलन की स्थिति यानी विक्षेप जीरो मिलेगा, उस पॉइंट को हम संतुलन बिंदु कहते हैं, इस तार पर। ओके, अब इस तरह से हमारा इसका मीटर सेतु का यहाँ पर यह परिपथ तैयार हो गया। अब देखिए यह व्हीटस्टोन सेतु की समान कैसे है, ये हम कंपेयर कर लेते हैं। क्लियर तो दिख रहा होगा शायद सबको। ओके, अब देखिए मीटर सेतु, इधर व्हीटस्टोन को पहले देख लीजिए। व्हीटस्टोन में आप देखिए ए बी सी डी यह चतुर्भुज था। ओके, यहाँ पर ए बी ये सी और डी चतुर्भुज हैं। ओके, ए बी सी डी, इधर ए बी सी डी, यह एक इसी तरह से है, ये चतुर्भुज की जैसे। ओके, अब यहाँ पर अब देखिए ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध है। यहाँ पर ए और बी के बीच में हम एक प्रतिरोध लेते हैं, उसको कहा जाता है P। क्लियर। यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा वो P के रूप में होगा। A और B के बीच में जो प्रतिरोध है वह P के रूप में ऐसा मापा जाता है। उसमें हम वैल्यू अभी निकालेंगे। और देखिए आप B और C के बीच में दूसरा प्रतिरोध है, वैसे ही यहाँ पर B और C के बीच में हम यहाँ पर Q लेंगे इस वाली स्थिति में, और यहाँ पर अभी वैल्यू निकालेंगे। अब अगली देख लीजिए A और D के बीच में R, तो आप देखिए इधर ये है A और D, और दूसरा D और C के बीच में इस साइड आपको दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये जो सेतु जो बन रहा है वह कैसे बन रहा है, आप देखिए B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है। आप देखिए B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर धारामापी लगा है। यहाँ कुंजी लगी है, यहाँ कुंजी लगी है, ये J के रूप में। यहाँ BD
इसका एक सेतु का काम कर रहा है इधर, ओके, माने विकर्ण का काम कर रहा है यहाँ पर। और इधर देखिए ए और सी के बीच में इधर सेल, बैटरी या सेल और कुंजी लगी है। यहाँ पर भी देखिए ए और सी के बीच में यहाँ पर भी सेल, बैटरी या कुंजी लगी हुई है, दोनों यहाँ पर लगे हुए हैं। समानता दिख रही है आपको? क्लियर? तो हम यहाँ पर P, Q, R और S, तो आप देखिए आपको क्लियर हुआ हो गया होगा। A, B के बीच में यहाँ पर P की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर लिया जाता है, और B और C के बीच में हम यहाँ पर Q की वैल्यू निकालेंगे, ओके। और यहाँ पर ये A और D, देखिए A और D के बीच में R था, R दिख रहा है आपको। C और क्या था यहाँ पर D, C और D के बीच में आपको S दिख रहा है। दोनों में इस तरह से आप समानता देख सकते हैं, और टोटली व्हीटस्टोन सेतु पर ही यह काम करता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर मैंने L लिखा है, मैंने कहा यहाँ पर A और B के बीच में हम P को लेंगे, P है ना, तो कैसी इस P की वैल्यू निकालेंगे? अब देखिए इस पूरे तार की लंबाई कितनी है? 100 मीटर है, 100 सेंटीमीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर है। 1 मीटर यानी सेंटीमीटर में लेंगे तो 100 सेंटीमीटर। अब सपोज बिंदु B पर संतुलन की बिंदु मिलती है हमको, यानी यहाँ पर विक्षेप 0 मिलता है, तब हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये टोटल तो 100 है, तो और यहाँ पर ये जो संतुलन बिंदु है उसकी यहाँ से A से संतुलन बिंदु की दूरी स्मॉल l लिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर A से B के बीच की दूरी L होगी, लेकिन P तो प्रतिरोध है, उसकी वैल्यू अभी हम निकालेंगे। ठीक, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर L के रूप में हो जाएगी। क्लियर? और इस तरह से इधर BC की वैल्यू निकालेंगे, चूँकि ये L है, टोटल लेंथ 100 है, तो ये BC की वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर 100 माइनस L हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। जब हम जब हम इसको प्रैक्टिकली तौर पर करते हैं, हम 12th के सिलेबस में इसका प्रैक्टिकल भी है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? यहाँ पर सेल से कनेक्टेड कुंजी को का प्लग को लगाते हैं। आपको ये जो दिख रहा होगा ये चालक तार है। चालक तार ये पूरे लकड़ी के एक तख्ते में पूरा रहता है, चालक तार है। चालक तार के जरिए से हम कुंजी और इस सेल को बैटरी को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कुंजी का प्लग लगाते हैं हम यहाँ पर, यहाँ बैटरी से धारा प्रवाहित होने लगती है, ओके। इस प्रकार से यहाँ पर अब धारा प्रवाहित होती है, यानी यहाँ पर भी होगी, इधर भी जाएगी धारा प्रवाहित होते हुए, क्योंकि यहाँ पर तांबे की पत्तियाँ लगी हुई है। अब धारा प्रवाहित हो रही होती है। अब हम उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसमें से R ज्ञात प्रतिरोध से हम यहाँ एक ज्ञात प्रतिरोध हम निकाल लेते हैं। निकाल लेंगे तो हमको यहाँ पर इस अज्ञात प्रतिरोध के लिए हम यहाँ पर जॉकी के ज़रिए हम जॉकी को A से C की तरफ हम सरकाते जाते हैं, चलाएंगे, तो हमको यहाँ पर इस तार AC पर एक संतुलन बिंदु मिलेगा। संतुलन बिंदु मिलता है, उसे हम B से इंडिकेट कर देते हैं संतुलन बिंदु को। तो हमको यहाँ पर संतुलन की स्थिति मिल गई। तो इस प्रकार संतुलन की स्थिति मिल गई, मतलब मीटर सेतु में चारों प्रतिरोध जो रहेंगे P, Q, R, S व्हीटस्टोन सेतु परिपथ के अनुसार संयोजित है, ऐसा हम यहाँ पर देख रहे हैं, ओके। तो हम संतुलन बिंदु निकालते जाएंगे और इसी तरह से आपको सारी चीज़ें करती जानी है, और R और L का मान मालूम हो जाएगा तो आप S की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो हमको प्रैक्टिकल करेंगे तब हमको करना है, ओके। आप लोगों को मैंने कहा है कि आप लोग नेट पे अमृता ओ लैब में आप इनकी जो वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हो।
क्लियर। आगे मैं इसके लिए इसका सिद्धांत बताती हूँ, यानी इसके लिए हम फार्मूला डिराइव करते हैं। ओके, चलिए अब हम इसके लिए फार्मूला निकालते हैं, कैसे हम अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। चूँकि मैंने पहले भी कहा है कि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु का सरलतम रूप है। क्लियर। मीटर सेतु का विद्युत परिपथ व्हीटस्टोन सेतु के परिपथ के समान था, ऐसा हमने अभी देखा। ओके, अब इसमें कितने प्रतिरोध थे? P, Q, R, S। तो मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया था, तार AC के AB भाग का प्रतिरोध P, तार AC के BC भाग का प्रतिरोध क्या था? Q था, और AD यानी MN, आप डायग्राम एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, AB P, BC का Q और AD के बीच का R यानी MN के बीच का, और CY XY के बीच का S। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? R और इधर S हो जाएगा। अब AC के बीच में क्या लगा था? सेल लगा था। देखिए, AC के बीच में सेल और BD के बीच में गैल्वेनोमीटर और जॉकी। क्लियर। देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। इस चीज़ को मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ओके, हमको फॉर्मूला निकालना है, इसके लिए सूत्र की स्थापना करनी है, तो आपको इस तरह से बताना है। मीटर सेतु का सिद्धांत अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से बताना है, परिपथ तैयार करना है, और इस प्रकार से आपको ये जो अभी मैंने डायग्राम बताया है वो डायग्राम आपको करना है, और ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। ओके, अगर आपको संरचना विद्युत परिपथ के बारे में बताइए तब आपको वहाँ पर उसका आंसर देना पड़ेगा। जैसे जैसे पॉइंट वाइज पूछे जाएंगे उस हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। क्लियर। चलिए, अब संतुलन बिंदु सिरे ए से संतुलन बिंदु B की दूरी, यह हमने क्या लिया था? L। मैंने अभी बताया आपको, L सेंटीमीटर के रूप में। तो उस कंडीशन में हम AB की वैल्यू हम क्या बताया था मैंने? L सेंटीमीटर, और BC की वैल्यू क्या मिल गई थी हमको? 100 माइनस L सेंटीमीटर। एक बार डायग्राम फिर से देखिए, AB की वैल्यू L, BC की वैल्यू 100 माइनस L। क्लियर, कंफर्म है? आगे बढ़ते हैं। हो गया, BC की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, P, मैंने कहा था P की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, सेम वैसे ही हमको Q की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। P की वैल्यू वहाँ पर AB वाले भाग में लिए थे तो L हो जाएगा, और वहाँ पर इसके संगत में हम AC के प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध हम X ले लेते हैं। X क्या है? AC तार था, तार AC के प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध। ठीक है, ये हम मान लिए। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू, P की वैल्यू हमको इस रूप में मिल गई, L इंटू X। सेम वैसे ही BC वाले भाग में क्या था, यहाँ पर Q लिए थे हम लोग, तो यहाँ पर ये Q की वैल्यू 100 माइनस L इंटू X, ये हमको मिल जाएगा। ओके, तो P की वैल्यू मिल गई, Q की वैल्यू मिल गई, R तो प्रतिरोध के फॉर्म में है ही वहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू, और S जो है वह अज्ञात प्रतिरोध है जिसका मान हमको निकालना है। क्लियर। अब हम व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। चलिए, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या कहता है? P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई S। अब हम यहाँ पर P, Q, R, S सभी की वैल्यू रख देते हैं। R और S तो उसी फॉर्म में है ना, और ये हमको न्यूमरल्स के फॉर्म में मिलेंगे। अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो P और Q का
यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है। आप देखिए L इंटू एक्स अपॉन 100 माइनस L इंटू एक्स इक्वल्स टू R बाई एस। एक्स कैंसिल हो गया। फाइनली आपको मिलता है यहाँ पर L अपॉन 100 माइनस L इक्वल्स टू R बाई। अब हम S का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। S इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए आप निकाल लिए R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। ये हमको मीटर सेतु में अज्ञात प्रतिरोध का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में हमको L की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, ज्ञात प्रतिरोध R की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और इस फॉर्मूले के थ्रू हम S अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। L क्या होता है? L जो है वह सिरे A से लेकर संतुलन की बिंदु तक की दूरी रहती है। क्लियर है ना? और R संतुलन की बिंदु हमको निकालने के लिए प्रतिरोध बॉक्स से हम एक ज्ञात प्रतिरोध निकालते हैं। देखिए आप, जब हम यहाँ से एक ज्ञात प्रतिरोध का हम प्लग निकालते हैं, है ना, रेजिस्टेंस बॉक्स में, प्रतिरोध बॉक्स में बहुत ढेर सारे वहाँ पर प्रतिरोध होते हैं, हम निकाल लिए। अब वहाँ जैसे ही हम वहाँ निकालते हैं, फिर उसके बाद हम जॉकी को A से C की तरफ हम सरकाते जाते हैं। तो जिस बिंदु में यहाँ पर धारामापी में विक्षेप 0 मिलता है, तब उस कंडीशन को हम A से B तक के जो डिस्टेंस है उसको मीटर स्केल की सहायता से हम देख लेते हैं। जो भी डिस्टेंस आएगा वह L हो जाता है। ये भी न्यूमरल के फॉर्म में होगा, ये हमको पता चल गया। तो हम उसको 100 से माइनस कर दिए। सपोज़ मान लो यह जो है, मान लो ये 40 है, 50 और सपोज़ ये 55 के आसपास है। ओके, 55 आया मान लो, तो आप उसको 100 से माइनस कर देंगे। ये L की वैल्यू 55 हो गई, तो 100 माइनस 55 कर देंगे, तो वो जो है वो BC की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से R मान लो हम 2 ओम या 5 ओम का हम निकालते हैं, उसके हिसाब से हमको ये मिलेगा। नेक्स्ट फिर से हम R की वैल्यू फिर दूसरा निकालते हैं। पहले सपोज 2 का निकाले 2 ओम का, अब नेक्स्ट में हम 5 ओम का निकालते हैं। प्रतिरोध का मात्रक पता होगा ना कि ओम में होता है, तो हम उस तरह से ओम मान लो सपोज 5 ओम का निकालते हैं। फिर हम जॉकी को चलाकर यहाँ पर संतुलन की स्थिति लेते हैं, तो L की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यह मीटर स्केल की सहायता से। इधर वैसे ही हम BC की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी Q की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ओके, तो इस प्रकार हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं। R तो हमको नोन है ही, L की वैल्यू और यहाँ पर 100 माइनस L, यानी इस P और Q की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लिए यहाँ पर प्रैक्टिकली। फिर हमको S की वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पर इस फॉर्मूले के जरिए हमको S का मान मिलता है, यानी चालक का हमको, या चालक के तार का हमको प्रतिरोध मिलता है। लेकिन इसके जरिए से हम उस चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी निकालना है हमको। तब उसके लिए मैं अभी फॉर्मूला बताती हूँ आपको। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार वो फार्मूले को देख लीजिए, ये आप देख लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। S चालक के तार का प्रतिरोध है। ओके, कौन सा चालक का तार? जो A से लेकर AC जो तार था ना, वही का। क्लियर? अब हम मीटर सेतु की सहायता से तार के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का मान हम निकालते हैं। इसके लिए हम तार की लंबाई ले लेते हैं स्मॉल l। ओके, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को हम ले लेते हैं a, और स्मॉल l जो रहता है वो संतुलन बिंदु से, माने संतुलन बिंदु की सिरे A से जो दूरी रहती है वही रहती है। तो उस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A ले लिया जाता है। और यह A जो है, हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो हम किसकी सहायता से निकालेंगे? हम स्क्रू गेज की सहायता से एक वैल्यू निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल का मान, R का मान निकालेंगे वहाँ से। अभी फ़िलहाल A की वैल्यू में हम यहाँ पर निकालेंगे पाई R स्क्वायर के रूप में। ओके,
और तार के प्रतिरोध S, उसी तार का प्रतिरोध जो कंस्टेंटेंट या मैग्नीन का बना हुआ है। ओके, तो तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता का फॉर्मूला हमको, या विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला हमको पता है कि रो इक्वल्स टू हमारे पास है SA/L होता है। यह हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर? यदि हम यहाँ पर जो तार लिए हैं उस तार की त्रिज्या, तार जो है वह बेलनाकार रूप में रहता है और तार के दोनों सिरे जो हैं वह वृत्ताकार रूप में, बेलनाकार रूप में है, यानी दोनों सिरे वृत्ताकार रूप में रहेंगे। तो वृत्ताकार रूप में है यानी वहाँ पर दोनों सिरे का जो क्षेत्रफल होगा वह वृत्त का क्षेत्रफल होगा, यानी पाई r स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो हम इसके रेडियस को r ले लेते हैं, तो एक ही जगह में क्या हम लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर। क्लियर? अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं इस इक्वेशन में। तो रो इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा S इंटू पाई इंटू R स्क्वायर अपॉन L, ये हमको मिल जाएगा। हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, तो हमको रो इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर इंटू S अपॉन L, यह हमको न्यू फार्मूला मिल गया। और यही होता है मीटर सेतु की सहायता से किसी तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मान हम इस फॉर्मूले के जरिए से निकाल सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर हमको यदि L का मान पता हो जाए और S का मान हम निकाले हैं, पहले किस फॉर्मूले से हम निकाले हैं अभी बताइए? वहाँ पर हम S इक्वल्स टू R इंटू 100 माइनस L अपॉन L से हम S का मान निकाल लिए। इस S की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और L का मान संतुलन बिंदु से जो दूरी वाला A से संतुलन बिंदु की जो दूरी रहेगी वो हो जाएगी, और R का मान हम स्क्रू गेज की सहायता से निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ तक एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कि किसी मीटर सेतु की सहायता से किसी तार के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान किस प्रकार निकालेंगे, उसके लिए आप सूत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तब आप वहाँ तक यहाँ तक करने के बाद यहाँ तक आप करेंगे। क्लियर? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए कुछ बातें हैं जिसको हमको जानना ज़रूरी है। मीटर सेतु की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकालते हैं, है ना? ये तो हमको पता है। तो मीटर सेतु की सुग्राहिता, उसकी सेंसिटिविटी के लिए हमको ये बात जानना ज़रूरी है। ये चीज़ आवश्यक है इसके लिए कि चारों जो प्रतिरोध होते P, Q, R, S के क्रम जो हैं, सीक्वेंस, वह समान हो। तो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से हमको पता है P/Q इक्वल्स टू R/S, यानी ये दोनों चतुर्भुज की कैसी भुजाएं हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना, संलग्न भुजाएं। R और S संलग्न भुजाएं हैं, इसी क्रम में रहने चाहिए। यह तभी संभव होता है जबकि संतुलन बिंदु जो है हमको वहाँ मीटर ब्रिज में हमको तार के मध्य बिंदु के आसपास मिलनी चाहिए, लगभग मध्य बिंदु के आसपास। तो लगभग मध्य बिंदु के आसपास कहाँ पर मिलता है, मैं भी डायग्राम से बताती हूँ। देखिए मध्य बिंदु कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको 40 से 60 के बीच में मिलेगा, है ना? तो यहाँ पर संतुलन बिंदु इसी के आसपास मिलेंगे, तभी हम व्हीट स्टोन सेतु का जो सिद्धांत है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मीटर सेतु की सुग्राहिता के लिए चारों प्रतिरोध के क्रम समान होने चाहिए, ये हमको याद रखना है। तभी व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत वहाँ पर लग सकता है। और यह तब कब संभव है, जब यहाँ पर हमको संतुलन बिंदु इस तार के बीचों बीच यानी 40 से 60 के बीच मिलने चाहिए। ओके, अगले पॉइंट पर आते हैं। मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संबंधन हेतु तांबे की मोटी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। आप देखे होंगे ए से जो AM होता है और इधर बाजू में जो CY होता है और बीच का जो रहता है, ये तीन जो
तीन जो तांबे की मोटी पत्तियां होती है, इनका उपयोग किया जाता है मीटर सेतु में प्रतिरोधकों को कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर हम मोटाई अधिक का लेते हैं, अधिक मोटाई का अगर हम तांबे की पत्ती को लेते हैं, यानी अधिक मोटाई से तात्पर्य ये रहता है कि उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक हो, तो इसके मोटाई अधिक होने के कारण इसका प्रतिरोध लगभग नगण्य होता है। इसीलिए वहाँ पर लिखा जाता है कि तांबे की मोटी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। एक बार आप डायग्राम में देख लीजिए, देखिए A, M, C, Y, N, X, ये है तांबे की मोटी पत्तियाँ। ओके, देख लीजिए एक बार, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, मीटर सेतु की सहायता से बहुत ही कम मान वाले प्रतिरोध को नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेतु, जो मीटर सेतु होता है, उसकी सुग्राहिता के लिए हमने अभी कंडीशन देखा कि चारों प्रतिरोधों के क्रम जो हैं वो एक समान होने चाहिए। ये सुग्राहिता के लिए ज़रूरी है ना। यदि अज्ञात प्रतिरोध का मान बहुत ही कम होगा तो चारों प्रतिरोध समान क्रम के तो नहीं हो सकते हैं, है ना। या क्या संभव है क्या, अगर अज्ञात प्रतिरोध का मान कम होगा तो सभी जो है वो समान क्रम के हो, लेकिन सुग्राहिता में तो ये कंडीशन है ना कि चारों प्रतिरोधों के क्रम समान होने चाहिए। तो अगर अज्ञात प्रतिरोध कम रहेगा, है ना, कम मान हमको मिलेगा, तो चारों प्रतिरोध वो समान नहीं हो पाएंगे, है ना। सेकंड पॉइंट, संपर्क प्रतिरोध, यानी एक दूसरे से जो कनेक्टेड प्रतिरोध हैं, जो संलग्न भुजा वाले हैं, और संयोजी तार के प्रतिरोध अज्ञात न्यून प्रतिरोध की तुलना में नगण्य नहीं होने चाहिए। क्लियर? यानी PQ R जो हैं और जो संयोजी तार हैं, जो कनेक्टिंग वायर रहते हैं, उनका भी कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है जो कि तांबे के तार से बना हुआ रहता है। तो इनका भी प्रतिरोध का मान वह बहुत कम नहीं होना चाहिए। अज्ञात प्रतिरोध जो न्यून प्रतिरोध होता है उसकी तुलना में बहुत कम नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से इन सब कारणों से हम मीटर सेतु की सहायता से बहुत ही कम प्रतिरोध यानी न्यून प्रतिरोध को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ओके, ये आप छोटे क्वेश्चन के रूप में इनको तैयार कीजिएगा, इन पॉइंट्स को। क्लियर? एक पॉइंट्स और हैं जो मैं पहले बता भी चुकी हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। चलिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, मीटर सेतु का तार जो AC जो तार होता है वह कंस्टेंटिन और या मैग्नीन मिश्र धातु का बना होता है। मैंने वहाँ पर आपको एक बार बताया था, फिर से यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बता देती, क्वेश्चन के आंसर के फॉर्म में। क्योंकि इस क्यों लिया जाता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था इसके बारे में। क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होती है, यानी रो की वैल्यू अधिक होती है, और प्रतिरोध ताप गुणांक यानी प्रतिरोध, इसको हम अल्फ़ा से दर्शाते हैं, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। आप प्रतिरोध ताप गुणांक की जगह प्रतिरोध भी कह सकते हैं, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो इस कारण से, इन्हीं दो विशेषताओं के कारण जब यहाँ इस तार से जब करंट फ्लो होता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार का ताप बढ़ेगा। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंजी का प्लग लगाते हैं, बैटरी के थ्रू धारा प्रवाहित होती है, तो AC तार से धारा प्रवाहित होती है, तो ताप बढ़ने के बावजूद उसका प्रतिरोध नियत बना रहता है। यही इसकी विशेषता है। क्लियर? यानी इसका प्रतिरोध कम होता है ना, प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत ही कम होता है। यह एज इट इज़ नियत बना रहता है, कांस्टेंट, बढ़ता घटता नहीं है। इसी गुण के कारण ही इसको मीटर सेतु में उपयोग किया जाता है। दोनों में से किसी भी एक मिश्र धातु का होता है। क्लियर? तो इस तरह से आपका मीटर सेतु का यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, और जब प्रैक्टिकल होता है या इसी में ही अगर आपको प्रेक्षण सारणी वगैरह निकालने के लिए कहा जाता है, तो आपको जो S, और मैं अभी बता भी देती हूँ आपको, अगर आपको प्रेक्षण सारणी पूछी जाती है, वैसे तो ये प्रैक्टिकल का है,
है ना। अगर क्वेश्चन के फॉर्म में भी अगर पूछा जाता है इससे रिलेटेड प्रेक्षण सारणी भी बताइए, तो आप इसका प्रेक्षण सारणी इस तरह से बनाएंगे। ज्ञात प्रतिरोध, हम ये एक कॉलम ले लेंगे, दूसरे कॉलम में L ले लेंगे, यह सेंटीमीटर के फॉर्म में होगा। ज्ञात प्रतिरोध यह ओम के फॉर्म में होगा। और हम नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूले में था 100 - L, यह भी सेंटीमीटर के फॉर्म में होगा। इसके बाद फिर हमारे पास जो फॉर्मूला है S = R × 100 - L अपॉन L, यह किस में मिलेगा? S जो है वो ओम में है। तो हम इस प्रेक्षण सारणी का उपयोग करके हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, इसके बाद फिर अगर इसी में आपको विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकालने बोला जाएगा, इस L की वैल्यू आप अलग अलग ज्ञात प्रतिरोध के लिए आप निकाल सकते हो। मान लो 2 के लिए निकाले, 5 के लिए निकाले, इनकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। इनका फिर आप एवरेज निकाल लेंगे, S की वैल्यू निकल जाएगी। फिर उसके बाद रो की वैल्यू आपको निकालना है, तो आप यहाँ से फिर निकाल लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जाता है तो कभी कभी सावधानियाँ भी पूछ देते हैं इसमें, तो आपको सावधानी बतानी पड़ेगी कि सबसे पहला तो ये है कि प्रतिरोध बॉक्स के सभी प्लग तथा संयोजक पेच सही तरह से कसे हुए रहने चाहिए। आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर धारा तभी प्रवाहित होनी चाहिए जब हमको प्रेक्षण लेनी हो, यानी बैटरी का कनेक्शन तभी करना चाहिए जब हमको प्रेक्षण लेनी हो। और मेन चीज़ ये है, जॉकी को हम जब A से C की तरफ हम जब खसकाते हैं, सरकाते हैं, तो उस समय हमको तार के साथ एकदम रगड़ कर हमको नहीं चलाना है। अगर हम रगड़ कर चलाएंगे तो धारा प्रवाहित हो रही है, ताप अधिक रहेगा दोनों का, तो इस वजह से तार के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वह एक समान नहीं रह पाएगा। जहाँ पर हम तेज़ी से वहाँ पर रगड़ेंगे, वहाँ पर उसका क्षेत्रफल अलग हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर जो धारा मापी की सुरक्षा के लिए उसके साथ संट का उपयोग करना चाहिए, ताकि संतुलन बिंदु की स्थिति हमको परफेक्ट यानी यथार्थ स्थिति के निकट हमको मिल सके, और उस कंडीशन में हम संट को हटा देते। संट क्या होगा ये आगे हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर? और सेल कुंजी के को पहले और जॉकी को बाद में दबाना चाहिए। सबसे पहले सेल की कुंजी को दबाते ताकि धारा प्रवाहित हो, है ना, और जॉकी को बाद में, जैसे वीट स्टोन में करते थे ना, सेम वैसा ही है यहाँ पर। और इसी प्रकार जॉकी को पहले छोड़ना चाहिए, फिर सेल कुंजी को बाद में छोड़ना चाहिए। ये आपको वहाँ ध्यान में रखना है। एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स में से ऐसे प्रतिरोधों के प्लग निकाला जाना चाहिए जिससे कि संतुलन बिंदु मीटर सेतु के तार के लगभग बीच में प्राप्त हो। ये मेन पॉइंट है ना, क्योंकि इस स्थिति में मीटर सेतु की सुग्राहिता बहुत अधिक होती है। यानी 40 से 60 का जो रेंज होता है ना, 40 से जो 60 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है, वहाँ पर मीटर सेतु की सुग्राहिता बहुत अधिक होती है, क्योंकि वह तार के लगभग बीच का मध्य बिंदु कह सकते हैं वो होता है। तो इन सारे चीज़ों के साथ आपको प्रिपेयर करना है। मेन एग्ज़ाम में आपका इसका विद्युत परिपथ, सिद्धांत यानी फार्मूला, या तो फिर आपको इसमें प्रेक्षण सारणी पूछ सकते हैं, या फिर आपको इसमें सावधानियां भी कनेक्ट करके आ जा सकता है क्वेश्चन, और या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन या छोटे छोटे मार्क्स में ये अभी मैं आपको 4 पॉइंट्स जो बताई हूँ वो आ सकते हैं। तो आप लोग मीटर सेतु अच्छे से कीजिएगा। क्लियर? और अभी फ़िलहाल आप वर्चुअल रूप में आप इनके वीडियो आप ओ लैब से आप देखिएगा, अमृता ओ लैब से। ओके, थैंक यू।